जी, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस की मैंने आपको कहा था कि 2 स्टेप्स होंगे। एक स्टेप मैंने कहा था कि आपका ये अगर रेडी मिक्स मॉडल हम लें, इस एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, एक तो हमने इसको ऑब्जर्व करना है, इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं, उसकी रेंज क्या हो सकती है, यानी ये कितना वेरी कर सकता है और ये कितना वेरी कर सकता है। और दूसरा स्टेप मैंने बताया था, ये जो राइट हैंड साइड है कंस्ट्रेंट्स की, इसका भी हम इफेक्ट देखेंगे कि अगर इसको चेंज किया जाए तो मॉडल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, यानी हमने उसको एनालाइज करना है, उसका बिहेवियर कि ये किस हद तक, ये भी रेंजेस ही हमने देखनी है किस कितनी रेंज में। यानी फर्ज करें ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है मटेरियल M1 से रिलेटेड, तो हमने देखना है कि जो M1 ये 24 क्या होता है, आप बताएंगे ये 24 क्या था अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किए हैं। ये 24 क्या था सर? M1 की अवेलेबिलिटी थी। M1 की अवेलेबिलिटी, M1 रॉ मटेरियल था तो ये इसकी अवेलेबिलिटी थी। अगर हम ये अवेलेबिलिटी चेंज करें तो इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें या देखना चाहें कि ये कितनी इंक्रीज हो सकती है और कितनी डिक्रीज हो सकती है, तो आज हमने ये ऑब्जर्व करना है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का दूसरा स्टेप ये था कि ये राइट हैंड साइड जो है इसको चेंज करेंगे तो उस पे क्या इफेक्ट होगा मॉडल के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। तो आज हमने इसके इफेक्ट को नोट करना है। तो 37 स्लाइड्स थी आई थिंक, उसमें हमने ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं था? जी, स्टेप कंप्लीट हो गया था और हमने ऑब्जर्व किया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंजेस, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट में चेंजेस करें तो उसका क्या इफेक्ट है। और आज हमने देखना है इसकी अगर राइट हैंड साइड को हम चेंज करें तो क्या इफेक्ट होगा और उसके असल में हम करना क्या चाह रहे हैं। जरा शुरू में अगर हम ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं तो आगे मामला आसान हो जाएगा। भाई ये अब देखिए, आपको पता होगा ये रिसोर्स M1 है और ये रिसोर्स कौन सी है, M2। तो अगर मैं, माइंड में रखें, अगर मैं इसको चेंज करूं, यानी ये 24 है, ये लेस देन इधर नजर आ रही है, हमने जब लाइन प्लॉट करते हैं तो हम इक्वल करके करते हैं, तो इसको इक्वल ही समझे। तो 24 के लिए ये लाइन है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो इस लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, यानी मैं अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूं 24 की बजाय, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करता हूं तो लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आपको पता होगा जो लाइन के ये राइट हैंड साइड पे इक्वालिटी के एक साइड पे अगर कांस्टेंट हो तो वो लाइन को किस तरह से चेंज करते हैं, कोई बताएगा? सर पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे और x1 निकालेंगे और x2 भी निकालेंगे तो सर वैल्यू चेंज आएगी और पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, लाइन क्या करेगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि वो स्लोप चेंज होता था, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को चेंज करें तो स्लोप चेंज होता था। अगर हम राइट हैंड साइड के वो कांस्टेंट को चेंज करें तो फिर क्या इफेक्ट होगा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आपने जब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन ड्रॉ की थी उस वक्त भी हमने कहा था ये लाइन पैरेलल स्लाइड करेगी, तो लाइन के स्लोप पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, ये 6 और 4 ही फिक्स्ड हैं, हम सिर्फ राइट हैंड साइड को चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा बताइएगा? सर पैरेलल ही मूव करेंगे। पैरेलल। तो अब आपने ध्यान में रखना है। और दूसरी ये बात, हमने इस टॉपिक में, इस स्टेप में ये नहीं देखना कि हमारा वो जो पॉइंट है
जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो वही रहे, वो रह नहीं सकता। वो जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करें। अगर मेरे पास अगर ये 24 अवेलेबिलिटी है इस कंस्ट्रेंट में, जैसे कि मैंने अभी लिया है, तो मेरे पास ऑप्टिमल पॉइंट था C और उसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या था? ऑप्टिमल सॉल्यूशन था x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 1.5, ये था मेरे पास। और जब मैंने स्लोप चेंज किया तो थ्रू आउट यही सॉल्यूशन रहा, x1 इक्वल टू 3 टन्स, x2 इक्वल टू 1.5 टन्स। जबकि अगर मैं मटेरियल इंक्रीज कर दूं अवेलेबिलिटी, तो मुझे बताएं x1 और x2 की वैल्यूज चेंज नहीं हो जाएंगी जो ऑप्टिमल निकलेंगे? सॉल्यूशन डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। क्यों? आपकी पहले 24 अवेलेबिलिटी थी, अब आप अगर उसको इंक्रीज करते हो तो इंक्रीज करने में आपकी जो उसकी यूजेज है वो भी बढ़ेगी और आपका एक प्रॉब्लम, देखिए मॉडल वही है आपका, सिर्फ आपने राइट हैंड साइड चेंज की है, तो उसके ऊपर आपका जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो चेंज हो जाएगा। उसकी वैल्यूज, कॉमन सेंस कह रही है कि जब आप 24 अवेलेबिलिटी करते हो और सॉल्व करोगे तो जो यूसेज है वो डिफरेंट हो जाएगी। जब यूसेज डिफरेंट होगी तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, वो वेरी कर जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये नहीं देखना कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 1.5 ही है, बल्कि हमने ये देखना है कि हम कितनी हद तक इसको वेरी कर सकते हैं। हमारा कंसर्न ये है, क्या हम इसको चेंज करते हैं M1 की राइट हैंड साइड को, अवेलेबिलिटी को, तो फिजिबिलिटी पे तो नहीं कोई फर्क आ रहा। तो हमारा कंसर्न, मेजर कंसर्न हमारे, यानी हमें जो भी नई शेप बनेगी ग्राफ की, ग्राफ का जो ये शेडेड एरिया है ये टोटली चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूं, लेकिन उससे पहले ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर हम ये रिसोर्स चेंज करते हैं तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस कि आपका वो जो सॉल्यूशन था x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 1.5 अब वो नहीं रहेगा। लेकिन आपने ये M1 की जो रेंज आज फाइंड आउट करने लगे हैं कि कितना इसको इंक्रीज किया जा सकता है, कितना डिक्रीज किया जा सकता है, तो मेजर कंसर्न है कि आपकी सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी फिजिबिलिटी जो रीजन है वो डिस्टर्ब ना, फिजिबिलिटी रीजन जरूर मिले आपको, वो साइज में बेशक शॉर्ट और लार्ज होता रहे लेकिन फिजिबिलिटी मेंटेन रहे। तो आज का फोकस होगा कि अगर हम M1 को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो कितना इंक्रीज करें या कितना डिक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारी फिजिबिलिटी मेंटेन रहे। आज हमारा फोकस है फिजिबिलिटी मेंटेन कर। प्रीवियस लेक्चर में फिजिबिलिटी तो मेंटेन रहती थी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को भी हमने मेंटेन रखा था कि वही है, सिर्फ स्लोप चेंज किया था। तो आज हम जब इंक्रीज करेंगे राइट हैंड साइड मटेरियल M1 की रिसोर्स को, तो आपकी फिजिबिलिटी मेंटेन रखना है, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन को तो आप फिक्स नहीं रख सकते, वो अपनी जगह चेंज करेगा। तो जरा देखें कि इसको ऑब्जर्व करते हैं जी। पॉइंट क्लियर हुआ? आज का पॉइंट क्या है कि आपने राइट हैंड साइड जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स M1 है उसको इंक्रीज करने और ये देखना है कि वो कहां तक इंक्रीज हो सकती है, फिर हम उसको डिक्रीज करके देखेंगे कहां तक डिक्रीज हो सकती है, और ताकि हमारी फिजिबिलिटी मेंटेन रहे। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है इससे हमें अचीव क्या होगा? अचीव ये होगा जो कि इस स्टेप का टाइटल है, यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। हमने देखना है वो मटेरियल M1, इसमें मैं बाद में बात करूंगा, वो मटेरियल M1 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी एक यूनिट यानी 1 टन मटेरियल, 1 टन मटेरियल की वर्थ क्या है। प्राइस, उसकी प्राइस की बात नहीं, वर्थ। तो वर्थ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा जैसे ये पॉइंट थोड़ा सा मैच्योर होता है तो फिर मैं इस बात पे आऊंगा। तो हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं स्टेप सेकंड में, यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। तो इसके बारे में मैच्योर हम आगे जाके मैच्योरिटी आ जाएगी। अभी सिर्फ टाइटल को ज़हन में रखें, रिसोर्स जो M1 है 1 यूनिट की वर्थ देखना चाह रहे हैं। और करेंगे क्या, हम सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करेंगे कि M1 को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, फिर हम M1 को कम करके देखेंगे 24 से, पहले 24 से इंक्रीज करेंगे देखेंगे कहां तक जाएगी, फिर 24 से डिक्रीज करके देखेंगे कौन सी फिजिबल उसकी रेंज है। जो उसकी हमें रेंज मिलेगी ये हमें हेल्प करेगी
रिसोर्स की, M1 रिसोर्स की यूनिट वर्थ कैलकुलेट करने में। तो कैलकुलेट हमने करनी है यूनिट वर्थ, लेकिन उससे पहले हमें M1 की रेंज चाहिए कि किस हद तक हम अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, किस हद तक हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक मॉडल जब फॉर्मुलेट कर लिया गया तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये गाइडलाइन मिल गई कि आपके पास 24 टन्स M1 अवेलेबल है, आप प्रोडक्शन करें। ये तो हमने गाइडलाइन दे दी। साथ ही साथ हम ये सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं कि हम M1 की रेंज को चेंज करके देखेंगे, जो फिजिबल रेंज जो हम इधर करके अभी ऑब्जर्व करेंगे, उस रेंज से हमें ये पता चलेगा कि हेल्प मिलेगी कि इस रिसोर्स की यूनिट वर्थ क्या है, और ये चीज आगे जाके मैच्योर हो जाएगी। यूनिट वर्थ रिसोर्स का मतलब क्या है। जी, मैं इसको M1 को लेता हूं, जब इंक्रीज करता हूं तो बताएं शेडेड रीजन इंक्रीज नहीं हो जाएगा। देखें ये लाइन को मैं शिफ्ट करूंगा इधर पैरेलल, तो बताएं ये लाइन स्लाइड दिखा देता हूं मैं आपको। ये जब लाइन मैं इधर स्लाइड करता हूं, अब ये नहीं है, तो आपका ये जो पॉइंट C था, जरा गौर कीजिएगा, ये ऑप्टिमल पॉइंट था आपका x1 3, x2 1.5। जब आप इसको पैरेलल ऊपर स्लाइड करोगे तो ये रीजन इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जरा बताएं ये इफेक्ट क्लियर होता है, क्योंकि आपका इस लाइन के हिसाब से सॉल्यूशन क्या था, डाउनवर्ड। इस लाइन का डाउनवर्ड ये था, इस लाइन का डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड इस लाइन और इस लाइन, ये रीजन इंक्रीज हो जाएगा। बताएं इस पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो आपका हो गया। अब देखें आपका ये अब स्टेप आ गया, और मैंने इसको थोड़ा सा, मैंने अभी रफली ये 28 इंक्रीज किया, मुझे अभी पता नहीं है, जस्ट ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज हैं, सिर्फ आपको दिखाना है कि इसको स्लाइड करके आपका शेडेड रीजन इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। और ये 28 है या नहीं मुझे नहीं इसका पता है, मैंने बस ऐसी रफ सा 20 बस ये बताया, 24 से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जी, अब मुझे बताएं फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हुई है? यस सर, चेंज होगी। नहीं, फिजिबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई, सॉल्यूशन स्पेस जरूर चेंज हुई। अभी देखें हमारा दूसरी लाइंस का तो कोई इफेक्ट नहीं चल रहा ना, सिर्फ इन दो लाइंस का ही था। ये लाइन ये है, इसको नहीं हमने चेंज किया, सारी सॉल्यूशन स्पेस इसका डाउनवर्ड थी। इस लाइन को जब इधर किया तो सारी सॉल्यूशन डाउनवर्ड, तो सिर्फ रीजन एक्सपेंड हुआ। अभी भी 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं उसमें वायलेशन तो नहीं हुई? बताइएगा। आपकी कंस्ट्रेंट्स अभी भी सेटिस्फाई कर रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको समझने में? चले आगे जाके जहां वायलेशन आएगी, आगे जाके जहां पे वायलेशन आएगी वहां पे आपको उसका पता चल जाएगा। अभी मैं और इंक्रीज करता हूं तो पैरेलल स्लाइड करेगी। अच्छा, ये मैं दिखा रहा हूं आपको ऑप्टिमल पॉइंट अभी आपका कौन सा है। ऑप्टिमल पॉइंट अभी भी आपका वही C है, लेकिन पॉइंट C है, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो चुका है, अपनी जगह शिफ्ट कर चुका है। तो वो x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 1.5 नहीं है। आप देख सकते हो ये पॉइंट 3 से आगे चला गया है और ये 1.5 से नीचे आया। कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखा कि अभी भी आपकी सॉल्यूशन स्पेस, वो जो फिजिबल रीजन है वही है, वायलेशन की हुई सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो डेफिनेटली चेंज होना था। क्यों? जब M1 रिसोर्स आप इंक्रीज करते हो, फिर रॉ मटेरियल इंक्रीज करते हो, तो उससे प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। तो ये भी इसका आज हमने देखना है कि ये भी नहीं है कि हम कहेंगे प्रोडक्ट ज्यादा बने, मार्केट में ज्यादा जाए, ज्यादा प्रॉफिट आए। कंसर्न ये हो सकता है, लेकिन और ये भी है कि कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन ना हो, ये भी एक मेजर कंसर्न था। कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन नहीं हो रही, अवेलेबिलिटी हमने ये की जा सकती है इंक्रीज, और इसमें भी आगे आप मॉडल कर सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक हो सकता है, जब मॉडल फॉर्मुलेट किया गया था तो वो ये शो कर रहा है कि उनके पास अवेलेबिलिटी ही 24 की है। ज्यादा होगी तो फिर भी हमें नजर आ रहा है फिजिबल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और फिजिबल सॉल्यूशंस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल रहा है, और जो कि उससे बेहतर है। लेकिन
अवेलेबल जब हम मॉडल कर रहे थे उस वक्त हमारे पास अवेलेबल ही 24 टन था, और हम देख रहे हैं कि कितना अवेलेबल हो और कितना इसको और चेंज करके उसका इफेक्ट नोट करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उस वक्त जब मॉडल कर रहे थे उस वक्त हमें इंफॉर्मेशन थी कि 24 ही अवेलेबिलिटी है, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। हम तो वैसे चेक कर रहे हैं कि ये कितनी इंक्रीज हो सकती है, और उससे हमारे एक और चीज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। जी थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। ये मैंने राइट हैंड साइड 32 कर दी। अभी ये भी 32 एग्जैक्ट नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये एग्जैक्ट लाइन है, लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ और ही बनेगी। तो बहरहाल फिर दिखा देता हूँ, जब इंक्रीज करेंगे तो ये देखें सॉल्यूशन स्पेस फिर चेंज हुई, इंक्रीज हो गई। लेकिन अभी भी अगर फिजिबिलिटी के रूल्स को लें तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स का एक फिजिबल स्पेस हमें मिल रही है। इसके डाउनवर्ड था ना, साइमल्टेनियसली सबको करना है, इसके डाउनवर्ड ये है, इसके डाउनवर्ड ये है, तो अभी भी हमें सॉल्यूशन स्पेस मिल रही है और अभी भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल रहा है। आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन सी ही है, सी और स्लाइड करेंगे। जी बताएं, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? नो सर। तो हमने कहां तक लेके जा सकते हैं, जरा थोड़ा सा और देखते हैं इसको इंक्रीज करके। ये जो लाइन थी ना, ये जो लाइन इस लाइन के एंड तक जो वर्टिसेस को टच कर रही है वहां तक मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ये वैल्यू 36 ली, ये वैल्यू 36 बिल्कुल एग्जैक्ट है क्योंकि वो उधर को टच करेगी, बाकी मैंने अप्रोक्सीमेशन ऐसी रफ वैल्यूज ली थी। तो अभी बताएं, अभी भी आपका कोई कंस्ट्रेंट की वायलेशन तो नहीं हो रही? नो सर, अभी तक तो नहीं हो रही। अभी भी नहीं हो रही। सिर्फ यही बात है, ये कंस्ट्रेंट आई थिंक रिडंडेंट हो गई है, इसको निकाल भी दें रख भी लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वायलेशन नहीं हो रही। तो इट मींस हम ये भी जब 36 तक हमने M1 को इंक्रीज किया तो इट मींस यहां तक भी चेंज का जो सॉल्यूशन है वो हमारा अभी भी फिजिबल और ऑप्टिमल हमारा सी मिला है हमें। तो अगर हम इससे भी अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट वही सी है, लेकिन वो ऑप्टिमल पॉइंट सी आप देखें डाउनवर्ड स्लाइड करते करते इस पॉइंट तक आ गया। इस पॉइंट को मैंने जी कह दिया, ये जो पॉइंट है इसको मैंने ले लिया जी, तो जी तक स्लाइड कर गया सी। अगर मैं इससे भी इंक्रीज करूं तो फिर क्या होगा, करके देखते हैं, अभी आपको नजर आ जाएगा। ये मैंने इंक्रीज कर दिया, 40 ले लिया। अब बताएं सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है? नो सर। अब नहीं हो रही, क्यों? इसका ये रीजन ये देखें, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि हम M1 माइक ऑफ कर ले प्लीज अगर किसी का ऑन। इसका ये मतलब हुआ हम M1 को स्लाइड कहां कर सकते थे, इस G पॉइंट तक। और वो किस लाइन के अलोंग है, जरा मैं तेजी से दिखाता हूं कहां से हमने स्टार्ट किया था और हमारा C पॉइंट किस जगह पे स्लाइड करता है, जरा जल्दी से उसका इफेक्ट नोट करते हैं। ये आपका ये आपकी वो सिचुएशन थी, यहां से आपने क्या किया था, आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया। पहले ये माइक किसका ऑन है? जी मैं बात कर रहा था कि आपका ये जो C है ये ओरिजिनल था 3 और 1.5। अब आप C को देखिएगा, C इसी कंस्ट्रेंट के अलोंग यहां स्लाइड करता जा रहा है। कहां तक स्लाइड करते हुए गया, G तक। जरा ये नोट करते हैं, ये देखें C इधर स्लाइड कर गया, अभी भी ऑप्टिमल है। फिर मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज किया, C देखें इसी लाइन के अलाउंग स्लाइड कर रहे हैं, अभी भी ऑप्टिमल है। और मैंने और इंक्रीज किया तो C स्लाइड करते हुए G तक आ गया। तो मुझे जो मैंने इंक्रीज किया तो जो C की एक्चुअल पोजीशन थी वो स्लाइड करते करते G तक आ जाए तो कोई इश्यू नहीं, G से आगे ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट नीचे डाउनवर्ड रीजन में, तो वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगी। तो बताएं ये इफेक्ट क्लियर हुआ, ये ऑब्जर्वेशन?
यस सर हो गया। जी। अब हमने सी को यहां से यहां तक तो देख लिया, देखना है कि ये 24 से हम लेके गए थे, अब 24 से नीचे लेके जाके देखना है उसकी रेंज क्या है। ये मैं वही पुरानी ये चीज है। तो ये हमें रेंज इधर मिल गई, ये हमारी एक्चुअल कंस्ट्रेंट है जो 24 अवेलेबिलिटी है। हमने उसकी फाइनल कितनी इंक्रीज की जा सकती है वो बिहेवियर नोट कर लिया, वो है 36। अब हमने देखना है डाउनवर्ड कितना जा सकती है, ये एक्चुअल पॉइंट है, यहां से देखना है डाउनवर्ड कितना जा सकती है। इतना जाएगी, जब इतना गई है तो अभी भी बताएं क्या कोई सॉल्यूशन स्पेस तो चेंज हुई है, क्या सारी कंस्ट्रेंट्स अभी भी सेटिस्फाई कर रही हैं? जी अभी भी कर रही हैं। वो इसलिए कि ये देखें ये लाइन जो थी डाउनवर्ड और इस लाइन के अलावा ये भी डाउनवर्ड, तो आपकी अभी भी सॉल्यूशन स्पेस जो है फिजिबल स्पेस है, तो कोई इश्यू नहीं। इसका मतलब है ये मैंने 24 से 21 रफली 21 करके देखा और नीचे लेके जाता हूं, अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट वही है, ऑप्टिमल पॉइंट वही है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो गया क्योंकि उसने अपनी जगह शिफ्ट कर ली, तो अब वो x1 3 और x2 1.5 नहीं रहा। और थोड़ा सा स्लाइड करते हैं इस पॉइंट के अलाउंग, अब C और D ओवरलैप कर गए, लेकिन अभी भी आपकी सारी की सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक, बताइए। नो। इससे और नीचे लेके जाती हैं, अब बताएं, अब आपकी सॉल्यूशन स्पेस चेंज होगी क्योंकि आपका जो ये वाला रीजन है, ये वाला एक पोर्शन आ गया, वायलेशन हमारी हो गई है। जब तक ये वायलेशन नहीं होती उस वक्त तक हम सी को स्लाइड कर सकते हैं। तो अब आपका सॉल्यूशन स्पेस ये देखें क्या बन रही है, इसकी ये बन रही है और इसकी ये बन रही है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा आ गया जो कि आपके एक्चुअल पहले वाले मॉडल को डिस्टर्ब कर रहा है। फॉलो किया इस पॉइंट को? अगर आप एक्चुअल ग्राफ बनाएं तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं तो इसको रिड्यूस करके दिखा सकता हूं, विजुलाइज करवा सकता हूं। बुक के अंदर ये सिर्फ एक ड्राइंग है, जबकि मैंने उसको 97, 96 या 7 स्लाइड्स बनाई ताकि वो इफेक्ट आपको शो करवाऊं कि कहां तक ये फिजिबल हो सके। इट मींस आप इसको जो कंस्ट्रेंट ये थी इसको स्लाइड कर सकते हो इस पॉइंट तक, उससे आगे नहीं। इट मींस आपको लोअर रेंज में मिल गई। इस लाइन को अगर इस साइड पे स्लाइड करें तो 36 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, 36 से ऊपर गए थे तो कंस्ट्रेंट्स सारी की सारी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अगर आप इसको डाउनवर्ड लेके जाएं तो इस पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस पॉइंट से नीचे लेके जाएं तो कंस्ट्रेंट्स सारी की सारी सेटिस्फाई नहीं करती थी। जहां तक कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई कर रही हैं वो रेंज हमने देख ली, हमारे पास ये M1 की मैक्सिमम रेंज की आई 36 और मिनिमम रेंज 20। अब मैं इससे क्या रिजल्ट निकालूंगा, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि हमारा एक मॉडल है जिसमें M1 24 है, उसके ऊपर वो मॉडल हो चुका है। आज हम चेक कर रहे थे कि 24 से कितनी हम वेरिएशंस देखना चाह रहे थे, M1 को कितना इंक्रीज किया जा सकता है ताकि हमारा प्रॉब्लम यानी कोई कंस्ट्रेंट की वायलेशन ना हो। तो हमने उसको ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम हम M1 रिसोर्स को जो डेली अवेलेबिलिटी है 36 तक लेके जा सकते हैं, ग्राफिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मिनिमम हम उसको 20 तक लेके जा सकते हैं। तो हमें एक रेंज मिल गई 36 और दूसरी रेंज मिल गई 20। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा। जी बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं? आवाज नहीं आई आप लोगों की तरफ से? नो सर। नो इश्यू। तो लेकिन हमने निकालना क्या था? हमने निकालना था यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। ये अभी मैं कैलकुलेट करके फिर बताऊंगा कि ये हमने कितना बड़ा काम कर लिया है। तो माइंड में रखिएगा, ये सारा सेंसिटिविटी एनालिसिस
कब कर रहे हैं, इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त मॉडल बना लिया गया, अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बताया भी नहीं है, हमने सिर्फ मॉडल कर लिया। मॉडल करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, ऑप्टिमल सॉल्व भी कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमें पता चल चुका है कि हमारा X1 जो एक्सटीरियर पेंट है वो 3 टन्स, और एक्सटीरियर पेंट जो X2 जिसको हमने कहा वो 1.5 टन्स डेली प्रोड्यूस होगा। ये हमें पता चल गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की, पता चल गया। साथ ही हम ये सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैं कह रहा था कि मैंने अज्यूम किया था कि हम प्रोडक्शन यूनिट को अगर स्टार्ट भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप देखें सेंसिटिविटी एनालिसिस अभी प्रोडक्शन से पहले ही, प्रोडक्शन बाद की बात है, आपने मॉडल किया, सॉल्व किया, गाइडलाइन मिली कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है X1 3, X2 1.5। साथ ही आप उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर उसकी प्राइस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को हमने पहले स्टेप में देखा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर वो वेरी करेंगे तो कितनी रेंज तक हम उसको वेरी कर सकते हैं। पहले से हमने कैलकुलेट करके वो हमें रेंज मिल गई थी X1 की 2 से 6 तक आई थी, और दूसरी हमें रेंज मिली थी X2 का जो कोएफिशिएंट था वो 3.3 से 10 तक। तो ये हम पेपर पे ही सारा एनालिसिस हो रहा है। अभी अज्यूम कर लें कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी पता चल चुका है, हमें ये भी पता चल गया हम प्रॉफिट कितना वेरी कर सकते हैं, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि M1 रिसोर्स की यूनिट वर्थ क्या है। आज का टॉपिक ये है। ये पता चलने के बाद हमें क्या पता चलेगा वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो आप जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके पास जो यूनिट वर्थ निकली है M1 की, उसका फायदा क्या होगा हमें। और अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की। इवन ये समझ लें हमने सिर्फ पेपर पे एक मॉडल बना लिया, सॉल्व कर लिया, इवन हमने मटेरियल खरीदा भी नहीं है। थोड़ी देर बाद आपको ये सारी सिचुएशन पता चल जाएगी। अब बात आती है यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। मैंने देखना है कि मैं M1 को अगर मैं चेंज करता हूं 36 तक जाती है, इंक्रीज करता हूं, M1 को रिड्यूस करता हूं तो ये कहां तक जाती है, ये आपकी 20 तक जा रही है। तो वहां पे 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अभी देख सकते हैं अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये C पॉइंट कहां तक जाता है, G तक। तो यानी आप कह सकते हो आपकी अगर चेंज G तक जा रहा है और मिनिमम क्या है D तक, तो D और G वो 2 पॉइंट है जहां तक आपका ये ऑप्टिमल जो C है ये स्लाइड कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है। तो हमने देखना है कि इन पॉइंट्स में जो चेंज आ रही है D से G तक, हमारा प्रॉफिट कितना, ऑप्टिमल वैल्यू कितनी चेंज होगी, वो अगर निकाल लें तो हमें यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स मिल जाएगी। तो जरा देखते हैं। On increasing and decreasing, optimum point slides along the line segment DG, D और G। कोई इश्यू तो नहीं है, D और G के अलावा की स्लाइड कर रहा था ना, बताइएगा। यस सर। और अभी हमने देखना है कि G वो पॉइंट है यानी जहां पे M1 36 है, और D वो पॉइंट है जहां पे M1 20 है। तो ये जो चेंज आ रही है इसकी रेशियो लेनी है हमने, और जो Z है उसकी चेंज में। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एक देख लें एन पॉइंट्स आपके पास क्या है, 2 2। जो D है देख सकते हैं आप D को, कौन सा पॉइंट है 2 और 2, और G का पॉइंट कौन सा है। ये थोड़ा सा मुझसे ग्राफ में थोड़ी सी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मैंने उसको चेंज नहीं किया। सारी स्लाइड्स बनाने के बाद मुझे पता चला ये 6 को टच कर रहा था, ये जो लाइन 6 को, तो वो गलती से इधर थोड़ी सी इधर बन रही है, तो ये 6 0 है। आप अगर अपना ग्राफ एक्चुअल आपने भी ये प्रॉब्लम किया होगा तो देखें तो ये जो लाइन टच कर रही है, जो G है ये 6 0 है। यहां से ग्राफ में वो शो नहीं हो रहा, तो मुझे पूरी की पूरी 50 स्लाइड्स में ये चेंज लेके आनी थी। तो मैंने कहा मैं क्लास को बता दूंगा कि ये असल में 6 0 है। कोई इश्यू तो नहीं यहां तक, बताइएगा जी। नो, तो एंड पॉइंट्स जो आपके हैं D 2 2 और G 6 0,
ये क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? ये पोर्ट्रे कर रहे हैं फिजिबिलिटी रेंज ऑफ M1, फिजिबिलिटी रेंज ऑफ M1। यहीं से हमें यूनिट वर्थ का फॉर्मूला पता चलेगा। तो यूनिट वर्थ क्या होती है? हम सपोज कर लेते हैं M1 की जो यूनिट वर्थ है उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं M1। Let Y1 represent the worth per unit of a resource M1। तो वो जो यूनिट वर्थ M1 की है उसको हम Y1 सपोज कर लेंगे, और अभी हमने M2 का काम करना है, M2 भी पेंडिंग है। ये क्लियर हो गया तो M2 इजीली हो जाएगा। तो असल में हम एज्यूम कर लेंगे कि जो M1 की यूनिट वर्थ है उसको Y1 सपोज कर लेंगे और M2 की यूनिट वर्थ को Y2 सपोज कर लेंगे, और अभी हम Y1 देखने लगेंगे। तो Y1 का फॉर्मूला है चेंज इन Z from D to G divided by change in M1 from D to G। इन दोनों की रेशियो ले लें, यानी हमने D से G तक वेरिएशन, हमें रेंज जो मिली है M1 की वो 2 ही पॉइंट है। आप M1 जो लाइन है उसको स्लाइड कर सकते हो D से G तक। तो D से G, D जो आपकी D22 है और आपकी G क्या है वो 60 है, यहां तक स्लाइड कर सकते हो। 36 उसके लिए थी और इसके लिए क्या थी 20। साथ ही साथ हमने देखना है कि इन 2 पॉइंट्स पे Z कितनी वेरी कर रही है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉफिट के अंदर कितनी चेंज आएगी। अगर हमारी M1 में इतनी चेंज आती है तो प्रॉफिट में कितनी चेंज आती है, उन दोनों की रेशियो लेंगे तो यूनिट वर्थ हमें मिल जाएगी। और मैं ये भी आपको बता दूंगा जैसे हम ये कर लेंगे कि हम Z के साथ इसकी रेशियो क्यों ले रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो यूनिट वर्थ है इसकी प्रॉफिट के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है। थोड़ी देर में इसको जरा देख लेते हैं। पहले तो हम देखना चाह रहे हैं चेंज इन Z फ्रॉम D to G, ये Z को नोट करेंगे। चेंज इन M1 फ्रॉम D to G। अब आप देखें Z आपके पास ये है, तो Z22 के ऊपर Z क्या है, Z को कैलकुलेट कर लेंगे। Z आपको पता था ना 5x1 प्लस 4x2, ये देखें ये लिखी हुई है। तो आपने D के ऊपर Z को देखा, वो हमें मिला 18, और हमने Z को 6 के ऊपर भी देखना है कि इस वक्त Z क्या है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 5x1 प्लस 4x2 को हम 6 0 पे देखना चाहें, ये x1 6 और x2 0, तो Z कितना आ रहा है 30। तो आप ये कह लें कि आप अगर M1 रिसोर्स, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, बल्कि आपसे पूछता हूं M1 रिसोर्स अगर 24 थी जब, तो उस वक्त हमारा Z क्या था, कोई बताएगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। जब N1 जी 21 से 21, वेरी गुड। जो हमारा प्रीवियस पुराना प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया था, $21,000 हमें प्रॉफिट मिल रही थी। अब हमने यहां पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा 24 है मटेरियल M1, तो वो तो हमने सॉल्व कर लिया कि हमें प्रॉफिट मिलेगा $21,000। तो अभी हमने देखा है कि M1 को कितना वेरी कर सकते हैं जिसमें फिजिबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। M1 को 36 तक लेके जा सकते हैं। अगर 36 तक लेके जाएं तो प्रॉफिट कितनी हमने देखी, ये 30 आ गई। क्यों? वो 60 पॉइंट पे जाके वो M1 को जब हम लेके गए थे, ये देखें M1 को हम यहां तक, तो ऑप्टिमल पॉइंट ये था हमारा, C इधर तक स्लाइड कर गया था G तक, तो G तक हम लेके गए तो हमारे पास 60 पुट किया, 30 प्रॉफिट $30,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको D तक देखें, यानी 24 से डिक्रीज करके देखें, तो वो फिजिबल रेंज हमें मिली थी, वो थी M1 की अवेलेबिलिटी 20। तो 20 पे देखें क्या प्रॉफिट है। तो 20 किस पॉइंट पे था, D22 पे। तो D22 पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अप्लाई किया $18,000। मैं इसको कह सकता हूं 24 M1 है तो प्रॉफिट 21, और अगर आपका ये M1 36 कर दें, M1 को G तक ले जाए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30, और M1 को अगर 30 रिड्यूस कर दें 20 तक ले जाएं, तो प्रॉफिट कितना रह जाएगा 18। तो इसका मतलब है अगर हमें, मैं इसको इन शॉर्ट ये कह सकता हूं,
अगर कहीं पीछे से शॉर्टेज हो जाए, अभी तो हमें 24 टन्स अवेलेबिलिटी थी, डेली हमें कहीं से मटेरियल मिलता था और हम उसको प्रोडक्शन के लिए भेज देते थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर कहीं किसी दिन शॉर्टेज हो जाती है और हमें 20 टन मिलता है तो 20 टन तक भी हम प्रॉफिट जरूर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारा मॉडल वही है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो गया, अभी भी सारी कंस्ट्रेंट्स वैलिड है, प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट तो डेफिनेटली डिक्रीज होना है। जब अवेलेबिलिटी चेंज हुई तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अभी भी आपको रीमॉडल करने की जरूरत नहीं है, आपका वही मॉडल वर्क कर रहा है। वो आपको ये फिगर मिली है कि अगर M1 24 से 20 हो जाए नो प्रॉब्लम, 21 हो जाए नो प्रॉब्लम, 22 हो जाए नो प्रॉब्लम, हाँ 20 से नीचे जाएगा तो सिस्टम स्ट्रक हो जाएगा। और इसी तरह अगर किसी वक्त आपके पास गुंजाइश है, पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, या उधर जहां से M1 मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा अवेलेबल है, आपके पास पैसे भी हैं, आप खरीद सकते हैं, तो आप किस हद तक इस इंक्रीज को ले सकते हो? 36 तक। 36 के ऊपर अगर और भी अवेलेबल है, वो फ्री में भी देंगे, आप उसको मॉडल को इधर यूज नहीं करेंगे। आपने आपके मॉडल के लिए जो फिजिबल रेंज है मटेरियल M1 की वो 36 मैक्सिमम है और 20, और ये सब का सब हम पेपर पे टेबल के ऊपर सारा सेंसिटिविटी एनालिसिस करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी बताइएगा, प्रॉब्लम समझ आ रहा है? जी सर समझ आ रहा है। अच्छा, सिर्फ ये हमें पता चला M1 को इतना मैक्सिमम कर सकते हैं, M1 को इतना मिनिमम कर सकते हैं, और इस पे हमें ये भी देख लिया कि M1 को अगर हम G तक लेके जाते हैं तो प्रॉफिट हमारा 30 आता है, और अगर D तक लेके जाते हैं तो प्रॉफिट हमारा 18 आ रहा है। तो प्रॉफिट में चेंज क्या आ रही है? एक 30 आ रही है और दूसरी 18। ये तो G में प्रॉफिट आ रही है। M1 में क्या चेंज आ रही है? M1 में 24 से वो 36 हुआ एक्सट्रीम पे, और मिनिमम कितना हुआ? 20। तो अगर हम दोनों चेंज की रेशियो ले लें तो हमें यूनिट वर्थ आ जाएगी। ये कॉमन सेंस अगर अप्लाई करें, मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो G की जो चेंज है D से G, ये आई है, अगर इसको मैं देख लें, ये आती है 30 माइनस 18, ये चेंज को कहूंगा। और चेंज इन M1 फ्रॉम D टू G, ये क्या बनी बताइएगा? M1 की चेंज कैसे लिखी जाएगी? M1 सर 20 तक चेंज हुआ, 30 तक मैक्सिमम चेंज हुआ है। हाँ 36 माइनस 20, मैं उनकी चेंज को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो Z की चेंज क्या आ रही है? वो D और G पॉइंट हमें हेल्प कर रहे हैं, D और G है पॉइंट हेल्प कर रहे हैं प्रॉफिट जब हमने Z कैलकुलेट की। तो चेंज इन Z फ्रॉम D टू G वो होगी 30 माइनस 18, और वो हमने कैलकुलेट कर ली, ये देख ली। D पे देखा 22 पे 18 प्रॉफिट, और 60 पे देखा 30 प्रॉफिट। तो ये हमें Z की चेंज पता चल गई कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, तो उनका डिफरेंस हमें चेंज मिल गई कि इतनी चेंज है उसके अंदर। M1 की चेंज वो हमें नजर आ रहा है कि हम 36 M1 मैक्सिमम हम वहां तक लेके जा सकते हैं, मिनिमम 20 तक लेके जा सकते हैं। तो इसकी चेंज क्या आई? वो 36 माइनस 20। तो अगर आप उस प्रॉफिट की चेंज को इस मटेरियल की चेंज से डिवाइड कर दें तो निकलेगा क्या? आपको 1 टन जो मटेरियल है उसमें जो प्रॉफिट हो सकती है वो निकल आएगी। ये रेशो का ये मतलब है। देखिएगा जरा, बताइएगा, ये पॉइंट समझ आई? आपकी प्रॉफिट 30 माइनस 18, आपने मैक्सिमम देखा 30, मिनिमम देखा 18, दोनों को डिफरेंस किया तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगी कि वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे Z कितना है और मटेरियल उन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे उनका डिफरेंस कितना है। ये तो आपका प्रॉफिट को अगर डिवाइड करें इस मटेरियल चेंज पे डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट आपको वर्थ में, यूनिट आपको 1 टन के ऊपर कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उसकी प्रॉफिट में कितनी कंट्रीब्यूशन है, ये पता चल जाएगा। जरा देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये देखें,
चेंज मुझे जी की पता चल गई थी 30 माइनस 18, ये जी की थी। और चेंज इन M1 फ्रॉम D टू G, ये भी आपको वैसे ही पता है 36 और 20। 16 आएगी सर, और ये 0.75 आ जाएगी। जी, ये आ जाएगी। ये आप इधर से देख सकते हैं, आप इधर अप्लाई भी कर सकते हैं। 30 20 वैसे मिल गया आपको 16। तो ये डिफरेंस 12 है, ये 16। ये 3/4 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3/4 क्या है, जिसको कहते हैं 0.75। तो आप इसको ऐसे लें, आपने जो भी एनालिसिस किया सेंसिटिविटी, उस एनालिसिस का मतलब ये है कि आपकी जो 1 टन मटेरियल है वो आपके प्रॉफिट में इतनी चेंज लेके आ रहा है, वो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन इसकी कितनी है। तो 3/4 को कहते हैं 0.75। और आपको पता है ये थाउजेंड्स में था, वैसे ही हमने उसको ऐसे लिखा हुआ था। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, $750। तो कोई बताएगा Y1 इक्वल टू $750 का मतलब क्या है? जी बताएगा कोई? आप ये देख लें, आपने मटेरियल को इंक्रीज किया 36 तक, डिक्रीज किया 20 तक। उस चेंज के दौरान प्रॉफिट में जो वेरिएशंस आई वो भी नोट कर ली, और उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया उस मटेरियल की रेंज से। तो आपको 1 टन जो M1 मटेरियल है, ये पता चलेगा कि 1 टन के ऊपर कितना प्रॉफिट वो आपके मॉडल, यानी आपकी पूरी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल होंगी, ये जो 1 टन मटेरियल M1 है, 1 टन, वो 1 टन आपको कितना फायदा दे रहा है, ये मतलब है इसका। क्यों? यस सर। वो 1 टन जब आपने उसको डिवाइड किया तो आपको प्रॉफिट का पता चल गया कि 1 टन के ऊपर कितना यानी मटेरियल का 1 टन आपके पूरे मॉडल में जब एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट मार्केट में सेल हो जाएंगे तो उसके अंदर मटेरियल M1 का कितना रोल है, ये पता चला। सिर्फ ये एक पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया, इट मींस आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस की स्टेप का पता चल गया। जी बताएं, थोड़ी सी कुछ लॉजिक बनती है, सेंस बनती है? सर M1 के 1 टन में इतना प्रॉफिट ऐड हो रहा है। ये ऐसी है, M1 तो आपका 24 था, और वो आपको पता ये चला M1 अगर 24 है तो आपने 24 अवेलेबिलिटी है, बाकी चीजें भी एज इट इज हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को सेल भी कर दिया। तो X1 3 टन और X2 1.5 टन मार्केट में भेजते हैं, तो कितना प्रॉफिट मिला आपको? 21। यहां ये पता चला अगर आप 1 टन M1 इंक्रीज कर दें, यानी आपका मटेरियल M1 24 की बजाय अगर 25 आप मॉडल के अंदर शामिल कर दें तो प्रॉफिट कितना होगा, ये बताइए। तो सर ये इतना ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा तो आपका ये बन जाएगा 21 था, वो 21,000 था। अगर मैं 21 ले लूं तो 21,000 में $750 ऐड हो जाएंगे। अगर मैं 1000 को साइड पे छोड़ दूं, 21 में 0.75 ऐड हो जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट बनेगा 20.75। तो आपको ये पता चल गया। तो सर अगर हम 24 से 23 करेंगे तो सर उतना माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट। जब 23 करेंगे तो 750 और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा आपका, माइनस नहीं करना। सर चाहे नीचे को आ रहे हैं चाहे ऊपर को जा रहे हैं, ऐड ही हो रहा है। नहीं, जब नीचे होएगा फिर और चीज है। अभी आपने 23 कहा था, सॉरी। 23 करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। क्यों? इसकी प्रॉफिट के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन पता चल गई। तो 24 से 25 $750 ऐड हो गए। अब देखिए, हम मार्केट ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 25 करेंगे $750, 25 से 26 करेंगे तो 1 यूनिट M1 की वर्थ का पता चल गया। अगर कम मिलेगा हमें मटेरियल तो इतने ही प्रॉफिट कम हो जाएगा, $750। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो सर जब हम ये करेंगे तो सर जो हमारा फंक्शन होगा तो उसको चेंज करेंगे, जैसे 20 था तो 20.75 हो जाएगा।
देखें, हमने पेपर पे ये सारा रिजल्ट पेपर पे करने के बाद ये चीज ऑब्जर्व कर ली है। मॉडल वही है 24 वाला, वही हमने बना लिया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अभी नहीं बेचा, अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास X1 3, X2 1.5 टन, दैट्स ऑल। ये चीज है, ये हमने एक्स्ट्रा वर्किंग करके देखी, हमें सिर्फ बैठे बिठाए ये पता चल गया। अभी हमने ना तो मैन्युफैक्चरिंग की, ना ही प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन भी नहीं की, मार्केट में भी नहीं, पेपर के ऊपर मॉडल बन रहा है, टीम अभी वर्क कर रही है, उसने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लिया। उसने ये भी साथ बता दिया कि आपके पास जो मटेरियल M1 है उसकी यूनिट वर्थ क्या है। वर्थ का नाम ले रहे, प्राइस नहीं, यूनिट वर्थ, कि 1 टन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब ये पता चल गया, अभी इवन मटेरियल खरीदा भी नहीं गया, ये पेपर पे सारा काम हो रहा है। इसका बेनिफिट पता क्या मिला? आपने मॉडल भी बना लिया, सॉल्व भी कर लिया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास है, साथ आपको M1 की यूनिट वर्थ का पता चल गया। M2 की अभी निकालनी है, M1 की। अब आपने मटेरियल M1 खरीदना है, 24 टन से लेने हैं। तो बताएं, सब कुछ पेपर पे हो रहा है, अभी फिजिकल कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। आपने खरीदना है, तो मुझे बताएं, आपको पहले से ही नहीं पता चल गया कि आपको M1 कितना फायदा दे रहा है? तो आप खरीदने में कॉन्शियस होंगे। अगर मार्केट जाएंगे तो वो जो शॉप वाला आपको M1 मटेरियल दे रहा है, बेच रहा है, वो जो आप जो उससे खरीदोगे तो आप क्या पे करोगे? उसकी प्राइस पे करोगे, बताइएगा। जी सर, प्राइस पे। अगर उससे तो नहीं पता आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल है, वो तो M1 मटेरियल आपको भी बेच रहा है, दूसरे लोगों को भी बेच रहा है, उससे नहीं पता आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल चुका है आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये 1 टन आपके प्रॉफिट में $750 ऐड करता है। आप उसको नहीं पता, आप उसको जाके कहोगे इसकी प्राइस क्या है, वो कहेगा जी 600, उसे तो नहीं पता आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। आपके लिए बहुत आप तो खुशी खुशी उसको परचेज कर लोगे। हाँ, अगर वो आपको कहे जी $800 का है, तो बताएं, आपने जो आपकी टीम बैठी हुई है, उस टीम ने आपको गाइड कर दिया कि ये $750 प्रॉफिट में इसकी कंट्रीब्यूशन है। अगर वो $800 1 टन आपको M1 की प्राइस देता है, आप लोगे या नहीं? नो सर। फिर नहीं आप लोगे। तो देखिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस ने मैन्युफैक्चरिंग बाद की बात है, आपकी जो रिसोर्सेज है उनको परचेस करने में भी आपके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता चल गया आपके लिए कितनी वर्थ है। उस M1 को बेचने वाले को कुछ नहीं पता आपका अलग से यूनिट है, वो तो सिर्फ मटेरियल M1 बेच रहा है, उसे क्या पता एक्सटीरियर पेंट कैसे बनाते हैं इंटीरियर पे, वो आपका यूनिट है। आपको ये पता चलने से ये फायदा हुआ कि उसकी वर्थ का पता चल गया, आप कॉन्फिडेंस के साथ परचेस करते हुए भी केयरफुल रहोगे। एक ये चीज, वो जो है, अब मुझे एक चीज बताएं, M1 की वो जो प्राइस देगा वो तो हमने कहा एक्चुअल प्राइस है। जो आपने आपके लिए प्राइस बन चुकी है कि 750 तक अगर वो देता है तो आपके लिए सूटेबल है। आपके लिए जो प्राइस है, आपके लिए 750 प्राइस भी रीजनेबल है, 750 से लेस भी रीजनेबल है, 750 से ऊपर रीजनेबल नहीं, क्योंकि यूनिट वर्थ, ये जो यूनिट वर्थ है आपके लिए ये प्राइस नहीं है, ये शैडो प्राइस कहलाती है। और उसके लिए जो M1 सेल कर रहा है वो, उसके लिए वो प्राइस है। आप जब खरीदने जाओगे आप उसको प्राइस पे कर रहे होगे, लेकिन जो आपने कैलकुलेट किया है वो शैडो प्राइस। शैडो प्राइस कहते हैं कि आपके बिजनेस में वो कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए, यानी उसकी यूनिट वर्थ आपके लिए कितनी है। तो आप कहने का मतलब है सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें गाइडलाइन दे रहा है कि हम उन रिसोर्सेज की जिनको हमने परचेस करना है, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से उनकी शैडो प्राइसेस पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं। हमने जो कैलकुलेट की वो शैडो प्राइस, मुझे M1 की शैडो प्राइस मिल गई। अगर मैं ये प्रोडक्शन यूनिट का ओनर हूं और कह रहा हूं कि मैंने ये प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे पता चल गया कि मेरे लिए इसकी इतनी वर्थ है। मेरे लिए जो वर्थ मिली है उसको हम शैडो प्राइस कहेंगे, और जब मैंने उधर जाना है वो मुझे बताएगा एक्चुअल प्राइस। अब अगर एक्चुअल प्राइस मेरी शैडो प्राइस से लेस हुई तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर नहीं हुई तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं जो 24 टन लेके आ रहा हूं, लेने में 24 टन ही है, लेके आ रहा हूं, मुझे वहां पे 650 600 में मिल जाए, इवन 750 में मिल जाए, मेरे लिए और बेनिफिशियल होगा। जी बताएं, पॉइंट क्लियर हुआ?
यस सर। तो अब देखें सेंसिटिविटी एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने एक मॉडल बना लिया। मैं लेक्चर तकरीबन वाइंड अप कर रहा हूं, M2 हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो हमने मॉडल बनाया, हमने उसको सॉल्व किया, हमने उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस के साथ ये भी देख लिया कि जो रिसोर्सेज हमने एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट में यूज करनी है, वो रिसोर्सेज जब हम परचेस करेंगे तो परचेस करने से पहले, प्राइस पे करने से पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस से हम शैडो प्राइस पहले ही कैलकुलेट करके रख सकते हैं। ये था आज का टॉपिक जो M1 से रिलेटेड था। सेम इसी तरह M2 से रिलेटेड हम उसकी भी शैडो प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जी बताइएगा। यस सर। यस सर। कितने लोगों ने अंडरस्टैंड किया?